एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें निर्जीव हैं, लाइक तापमान, प्रकाश, जल, वायु, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय गैसें, मृदा इत्यादि, ये सभी निर्जीव हैं और ये सभी एबायोटिक फैक्टर हैं जिनको हम लोगों ने एक एक करके पढ़कर क्लियर कर लिए हैं। अब हम आज के टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं, बायोटिक फैक्टर क्या है। अगर हम इस क्लासरूम में बैठे हैं और इस क्लासरूम से बाहर निकले तो जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, जहां तक हम देख सकते हैं, वहां तक हमें जितनी चीजें सजीव दिखाई देंगी, दिस इज द बायोटिक फैक्टर। ये क्या कहलाएंगी? बायोटिक फैक्टर कहलाएंगी। चलिए, अभी मैं इसी कैंपस में क्लासरूम के बाहर निकलकर मैं आपको और अपनी आंखों से देखने का प्रयास करूं तो क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले हमें इस क्लासरूम में ही मनुष्य और दिखाई दे रहे हैं, तो मनुष्य सजीव हैं। इस क्लासरूम के बाहर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो पेड़ पौधे सजीव हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस क्लासरूम में कुछ पक्षी उड़ते बाहर दिखाई दे तो पक्षी सजीव हैं। कुछ कीट दिखाई दे तो कीट सजीव हैं। इस क्लासरूम के बाहर और अंदर कुछ ऐसे जीव भी प्रेजेंट हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो भी सजीव हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में पेड़ पौधे, जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सजीव के रूप में पाए जाते हैं। बट हमें बायोटिक फैक्टर में पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मनुष्य या अन्य जंतुओं के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या आपको बोला, समझ में आया? एबायोटिक हमने क्लियर कर लिया कि इन्वायरमेंट के सभी नॉन लिविंग प्रोडक्ट या नॉन लिविंग भाग को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक। सजीव किसे कहते हैं? बायोटिक। जो सजीव हैं, जो लिविंग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। अब हम बायोटिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो ध्यान से सुनेंगे। हमें मनुष्य के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें एक गाय, कुत्ते, बिल्ली का, भैंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पौधों के बारे में भी नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि एक सजीव, अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरे सजीव को कौन सा लाभ पहुंचाता है। एक सजीव दूसरे सजीव के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। एक सजीव, चाहे वह जंतु है, जंतु पादप है, पादप जंतु है, एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं और इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचाते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इस क्लासरूम में हम 25 लोग, 50 लोग बैठे हैं, या हम इस क्लासरूम के बाहर जिस प्लेस पर रह रहे होंगे वो हमारा गांव होगा, कस्बा होगा या शहर होगा। मान लीजिए हम गांव में रह रहे हैं, तो क्या गांव में हम अकेले रह रहे हैं? कल्पना करें, अकेले रह रहे नहीं रह रहे। गांव में हो सकता है 50, 100, 200, 400 की मनुष्य की ही आबादी हो। उसके अलावा क्या गांव में मनुष्य ही रह रहा है? समझते चलिए, नहीं रह रहे। मनुष्य के साथ कुछ पेड़ पौधे आसपास लगे होंगे, गाय भैंस हो सकती हैं, बकरियां हो सकती हैं, बिना देखे चूहे भी दिखाई दे सकते हैं रात में, या आप दिन में भी चूहों को देख सकते हैं, या मैं तो कुछ बोल रहा हूं, ऐसे अनेक जीव हो सकते हैं। बायोलॉजी ये कहती है कि इन्वायरमेंट में कोई भी सजीव अकेले नहीं रह पाता है, क्योंकि अकेले रहने के दौरान किसी भी सजीव को अपने जीवन यापन करने के लिए पोषण, श्वसन, जनन, प्रजनन, क्लियर, या उत्सर्जन जैसी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। पोषण, श्वसन, जनन, प्रजनन, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं के लिए हमें दूसरे जीवों की या अपने ही समुदाय के जीवों की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी जीव को स्वतंत्र वातावरण में दूसरे जीवों के रहने के साथ ही जीवित देखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अकेले नहीं रह सकता है। मैं एक इमेजिनेशन कराऊं, आपको एक फ्लाइट में बैठाकर उस स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां पर पृथ्वी पर दूसरा मनुष्य ना पाया जाता हो, आपको कैसा महसूस होगा? कल्पना करें। भोजन भी पूरा दे देता हूं, इतना भोजन आपको दे दिया जाता है कि आप 2-4 वर्षों तक आराम से खाकर जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वायु भी प्रेजेंट है, वहां पर विभिन्न प्रकार के ठीक है मटेरियल्स प्रेजेंट है, यानी जिसमें आपको वाटर्स भी मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा, टेम्परेचर भी मिल जाएगा, बट केवल आपके समान दूसरा मनुष्य वहां पर नहीं है। आपको कैसा महसूस होगा? ऐसा हो सकता है कि कुछ समय में आपको लगेगा कि हमारी पॉपुलेशन में, हमारे जनरेशन में नेक्स्ट कोई पीढ़ी का मनुष्य नहीं दिखाई देगा, या हमारी इसी जनरेशन में 2-4 महीने में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि किसी भी जीव को पृथ्वी पर बने रहने के लिए, ध्यान से सुनिए इस एग्जाम्पल से,
किसी भी जीव को पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समुदाय के, अपने ही जाति के जीवों तथा अन्य जाति के जीवों के साथ रहने की आवश्यकता होती है। कल्पना करो पृथ्वी से प्लांट समाप्त किया जाए तो एनिमल जा रहे हैं, एनिमल समाप्त करे तो प्लांट जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समाप्त करे तो अदर जीव जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दे दूसरे जीव को समाप्त करे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो पहले बेसिक लिखते हैं और फिर जंतु जंतु, जंतु पादप, पादप जंतु, पादप पादप के बीच संबंध को पढ़ते हैं। फटाफट लिख लेंगे बेसिक बातें। किसी भी पर्यावरण में जीव अपने ही जाति के सदस्यों के साथ, किसी भी पर्यावरण में जीव अपने ही जाति के सदस्यों के साथ, अपने ही जाति के सदस्यों के साथ या अन्य जाति के जीवों के, अन्य जीवों के जाति के, सही लिखेंगे, अपने ही जाति के सदस्यों के साथ या अन्य जीव के जाति सदस्यों के साथ रहता है। अन्य जीव जाति के सदस्यों के साथ रहता है। पूर्ण विराम करके लिखेंगे। ब्रह्मांड में या वातावरण में, ब्रह्मांड में जीव दूसरे जाति के साथ समुदाय के रूप में, क्या सर? ब्रह्मांड में जीव दूसरे जाति के साथ समुदाय के रूप में, दूसरे जाति के साथ समुदाय के रूप में, समुदाय के रूप में रहकर पोषण, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जनन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करता है। पोषण, जनन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करता है। पूर्ण करके लिखेंगे। ये क्रियाएं अंतरः जातीय तथा अंतर जातीय होती हैं। ये क्रियाएं अंतरः जातीय तथा अंतर जातीय होती हैं। अंतरः जातीय तथा अंतर जातीय होती हैं। अंतरा जातीय और अंतर जातीय क्या है, ये दो वर्डों को देखें। अंतरा जातीय और अंतर जातीय। अंतरा मीन्स होता है इंट्रा, क्या होता है? इंट्रा। जातीय मीन्स जातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक, क्लियर, या इंट्रा स्पेसिफिक। और अंतर जातीय मीन्स होता है इंटर स्पेसिफिक। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई जीव अपने जाति के साथ दूसरे जीव के जातियों के साथ पोषण, जनन, श्वसन इन क्रियाओं का आदान प्रदान करता है तो ऐसे इंटरैक्शन को क्या कहेंगे? अंतरा जातीय इंटरैक्शन कहेंगे। कान खोलकर समझिएगा। जब कोई जीव अपने ही जाति के साथ यानी एक जाति के साथ दूसरे जीवों के साथ होने वाली क्रियाओं में पोषण, श्वसन या अन्य क्रियाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम अंतरा जातीय, ठीक है, इंटरैक्शन कहते हैं। अंतर जातीय क्या है? जब कोई जीव अपने ही जाति के जीवों के साथ पोषण, जनन, श्वसन आदि क्रियाएं पूर्ण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर जातीय इंटरैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मनुष्य के साथ, क्लियर, पोषण, जनन, श्वसन जैसी क्रियाएं पूर्ण करे तो क्या हो जाएगा? अंतर जातीय इंटरैक्शन। जब मनुष्य पेड़ पौधों के साथ श्वसन, पोषण, जनन जैसी क्रियाओं को पूर्ण करता है तो क्या कहलाएगा? अंतरा जातीय इंटरैक्शन। अब आप ध्यान से सुनेंगे। एक समुदाय में जब कोई जीव रहता है तो अपने ही जाति के जीवों से भी लाभ प्राप्त करता है, जबकि दूसरे जाति के जीवों के द्वारा भी वह लाभ प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भोजन आपके द्वारा ही आपके परिवार के सदस्य के मेहनत के द्वारा मिलता होगा,
जबकि आपको श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों से मिलती है। ध्यान से एग्जाम्पल देखेंगे, आपको भोजन किससे मिलता है? अपने फैमिली मेंबर के साथ। तो आप भी मनुष्य हैं और आपके फैमिली मेंबर भी क्या है? मनुष्य हैं। तो इन दोनों के बीच जो इंटरएक्शन है वो कैसा हो जाएगा? अंतरजातीय। पेड़ पौधे आपको श्वसन कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं, इनहेलिंग में सहायता करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या हैं? दूसरी जाति है। तो कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? अंतरजातीय इंटरेक्शन। किसी भी जीव को ब्रह्मांड में बने रहने के लिए दोनों प्रकार के इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। और भी कुछ बातों को सुन लेंगे फिर लिखेंगे। ये आपका अंतरजातीय और अंतरजातीय इंटरेक्शन है। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मांड में जब कोई जीव, एक जीव प्रभावित होता है या एक से अधिक जीव किसी समुदाय में प्रभावित होते हैं तो उसका इफेक्ट समुदाय के सभी जीवों पर पड़ता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। मान लीजिए किसी एक फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर की संख्या, यानी दिस इज द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है और इनकी संख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000। यानी किसी भी छोटे से फॉरेस्ट में छोटे छोटे पादपों की संख्या 10,000 है। केवल कल्पना कर रहे हैं। इनको खाने के लिए कुछ ग्रासोपर या टिड्डे हैं, या मान लेते हैं हिरण हैं, और हिरणों की संख्या 5 है। क्लियर? यानी हिरण टोटल कितने हैं? 1 इन हिरणों को खाने के लिए शेर की संख्या 3 है। यानी इस इन्वायरमेंट में, इस फॉरेस्ट में 3 शेर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, हम इस 10,000 प्लांट में से कुछ 2,000 प्लांट को छोड़कर और 8,000 प्लांट को समाप्त कर देते हैं। कौन मरेगा? हिरण भी समाप्त होंगे। अगर सारे नहीं समाप्त हुए तो 5 में से 3 जाएंगे। 100% श्योर है। 3 मरेंगे, 2 बचेंगे। और जब 3 हिरण मर जाएंगे तो 2 शेर भी जाएगा। 100% निश्चित है। तो हमने परिवर्तन कहाँ किया? प्रोड्यूसर पर। इसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं है, इसमें परिवर्तन किया नहीं है, अपने आप परिवर्तित हो रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? और देखते हैं, मान लीजिए किसी एक स्थान पर प्रोड्यूसरों की संख्या 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख प्रोड्यूसर, जिसमें लॉन्गेस्ट प्लांट, बड़े बड़े पौधे और छोटे छोटे पौधे थे। इनको खाकर जीवित रहने वाले जीवों में मान लीजिए कि बकरियों की संख्या 500 थी। 500 बकरियां इनको खाकर जिंदा रहती थी। फिर इन बकरियों को खाकर गीदड़ की संख्या, यानी इस ब्रह्मांड में, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में गीदड़ मान लीजिए 200 पाए जाते थे जो बकरियों को खाकर जिंदा रहते थे। गीदड़ को खाकर शेर जिंदा रहते थे या चीता जिंदा रहते थे, जिनकी संख्या 20 थी। अभी हमने यहां कम किया था, अब मैं इधर से कम कर रहा हूं, उल्टा। क्लियर? इकोसिस्टम में, एक इन्वायरमेंट में हम लास्ट सेक्शन पर जाकर देखें। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है और इनको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो अब मैं पहले तो प्रोड्यूसर कम किया हूं, जब हमने टर्सरी कंज्यूमर समाप्त करना शुरू कर दिया। मान लीजिए हम 10 शेरों को मार देते हैं, कितने शेर बचेंगे? 10 शेर बचेंगे। और जब 10-20 शेर मिलकर कुछ निश्चित समय में गीदड़ों को खाया करते थे, तब इनकी संख्या 200 बनी रहती थी। 10 शेर मरेंगे तो निश्चित है 50 गीदड़ भी बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे या नहीं? कितने लोग समझ पा रहे हो? मान लीजिए अब गीदड़ों की संख्या कितनी हो गई? 250। अब अगर 250 गीदड़ हो गए, अभी 200 से 200 थे तो 500 बकरियां थी। अब अगर 250 गीदड़ हुए तो बकरियों को खाकर समाप्त करेंगे, यानी इनकी संख्या भी कम से कम 100 कम हो जाएगी। समझ गए ना? होगी या नहीं होगी? ये तो लोग समझ पा रहे हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे। शेर की संख्या 20 है, हमने 10 शेरों को मार दिए हैं तो 10 शेर बचे। समझ गए ना? जैसे 10 शेर बचेंगे तो ये शेर इनको खाकर जिंदा रहते थे, अब शेर अगर कम हुए हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल निश्चित है। हो सकता है 5 का जन्म होता हो, 5 गीदड़ जन्म लेते हो तो उसमें से 3 को शेर खा लेता हो, अब 2 जिंदा रहते हो तो 200 संख्या है। अब 10 शेर खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं इन्वायरमेंट से, तो अब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये बकरियों को खाना शुरू करेंगे, करेंगे या नहीं? या इनकी संख्या बढ़ते ही बकरियों की संख्या 100 माइनस हो जाएगी, होएगी नहीं होगी? और जैसे बकरी की संख्या घटेगी, क्लियर, प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ेगी, तो सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है।
इस प्रकार इन्वायरमेंट में जितने भी जीव हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब मैं एक इकोसिस्टम घास के मैदान का एग्जांपल लेता हूं। आप घास के मैदान में बरसात के समय में अनेक प्रकार के जीवों को देख सकते हैं, परंतु जब ठीक है मई या जून का माह आता है तो उसी घास के मैदान में जीवों की संख्या कम हो जाती है। यानी घास के मैदान में न्यूट्रिशन उत्पन्न हो जाने के कारण इन्वायरमेंट में जीवों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु धीरे धीरे कम होने के कारण जीवों की संख्या घटती चली जाती है। इसको 3 लाइन में इनडायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। एक पर्यावरण में एक ही जाति या दूसरे जाति के जीव, एक पर्यावरण में एक ही जाति या दूसरे जाति के जीव दूसरे जाति के जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दूसरे जाति के जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। पूर्णविराम करके लिखेंगे। जब कोई जीव पर्यावरण में प्रभावित होता है, पर्यावरण में प्रभावित होता है तो इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। इसको और डीप समझा जा सकता था अगर आपका चैप्टर रिड्यूस ना होता इकोसिस्टम यानी पारितन, तो आपको अच्छे से समझ में आता। बट मैंने आपको थोड़ा सा भी समझाया है। एक बृहद क्षेत्र है ये समझने का। एक मैंने 2-4 जीवों के एग्जाम्पल लेकर समझाया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। हम सभी लोग गांव में रस्सी की चारपाई देखते हैं, सभी ने देखा होगा। और रस्सी की चारपाई में अगर मान लेते हैं उस चारपाई के चारों कार्नरों पर सारी रस्सियां जुड़ी हों, फॉर एग्जांपल चारपाई अभी जल्द ही बुनकर तैयार हुई हो कल या परसों और आज हम उस पर सो रहे हो, तो फिर सोने में आनंद आता है। देन कुछ समय बाद ही 2-4 रस्सियों को काटना शुरू कर दे। मान लेते हैं कि जिधर हम पैर ठीक है अपना करके लेटते हैं उधर की एक रस्सी को काट देते हैं। अब चारपाई में चाहे जिस कॉर्नर पर लेटेंगे आकर बीच में ही रुकेंगे। मेरी बात समझ गए? यानी एक रस्सी के काटने से पूरी चारपाई का तंत्र ढीला हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सेम है, जब कोई एक जीव एक एनवायरनमेंट में मरता है उसका कंप्लीट मरने के दौरान उसका इफेक्ट सभी जीवों के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। कुछ तो डायरेक्टली हमें दिखाई देता है, जैसे चारपाई का सिस्टम ढीला हो जाता है, वैसे ही एक जीव के मरने पर पर्यावरण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिस्टमों में प्रभाव होता है जो हमें कहीं पर दिखाई देता है और कहीं पर नहीं दिखाई देता है। जब आप गहराई से इकोलॉजी पर स्टडी करोगे तो आपको इसके बारे में अधिक नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी जब आप बैठते होंगे तो सोचते होंगे शेर हमें कौन सा लाभ पहुंचा रहे हैं, वो तो बस पहुंचकर तुरंत फाड़ कर खा ही जाता है। बट इन्वायरमेंट में शेर से भी अनेक लाभ हैं जो हमें इनडायरेक्टली नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा जीव नहीं है, चाहे वह बैक्टीरिया हो माइक्रोस्कोपिक और चाहे वह लार्जेस्ट ब्लू व्हेल हो, वो सभी बायोडायवर्सिटी के रूप में एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए बायोडायवर्सिटी दूसरे पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि रिहायशी इलाकों में शेर देखा जा रहे हैं, या आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, शाकाहारी जीव हम लोगों को परेशान करके रखे हुए हैं। गेहूं धान ज्वार बाजरा मक्का जो भी बो रहे हैं सब खा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सेम एग्जांपल जो भी मैंने बताया था, हमारे आसपास एरिया में फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, जंगल कम है, तो कार्निवोरस की संख्या कम हो गई है। जब कार्निवोरस की संख्या कम हो जाएगी तो हर्बीवोरस निश्चित है सड़क पर आ जाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो इसके लिए
कोई भी छोड़ने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब है। जहां देखो वहां मनुष्य ही है। अभी आप अपने गांव के बगल कल्पना करेंगे तो आप देखेंगे 2-4 साल पहले की इमेजिंग करिए, आपको अगल बगल में कुछ जंगल दिखाई दे रहे होंगे, बट अब आप चेक करिए तो आपको घर दिखाई दे रहे होंगे या ह्यूमन पर्सन का कुछ ना कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, बट वहां फॉरेस्ट नहीं है। तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। किसी स्थान पर उगने वाले पौधों या पादपों के बीच, कुछ भी लिख सकते हैं, पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध ये कई प्रकार का हो जाएगा, इसकी अलग अलग हेडिंगों को डालकर समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे। पहली हेडिंग अधिपादप, किसी स्थान पर उगने वाले पादपों के बीच या पौधों के बीच पारस्परिक संबंध, और इसकी फर्स्ट हेडिंग होगी अधिपादप। हिंदी में अधिपादप और इंग्लिश में एपिफिटिक प्लांट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एपिफिटिक प्लांट्स। एपिफिटिक प्लांट क्या है? जनरली अधि मीन्स क्या होगा? आधा। अधि मतलब क्या होगा? आधा। पादप मतलब पादप, यानी ये किसी भी दूसरे प्लांट के साथ पाए जाने वाले आधे हिस्से के पादप हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? अधिपादप या एपिफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स इस फैमिली ब्रह्मांड में पाए जाते हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिस टाइप प्लांट्स इज नोन एज, ठीक है, ऑर्किडेसी फैमिली प्लांट्स। इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्किडेसी कुल के पादप कहते हैं। ये पादप जनरली दूसरे पादपों के तने पर, मान लीजिए ये कोई लॉन्ग प्लांट का स्टेम है, इस प्लांट के स्टेम पर ग्रो करते हैं, और इस प्लांट के स्टेम पर ग्रो करने के बाद, मान लीजिए दिस इज द मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री का एक स्टेम है, ध्यान से समझिए, आपस में कोई बात ना करें। इस मैंगो ट्री के स्टेम पर ये प्लांट ग्रो करेगा, देन इसमें बहुत सारी हैंगिंग रूट्स होंगी, डेवलप करेंगी, और इस हैंगिंग रूट के कारण यह प्लांट ग्रो करेगा। तो इस प्लांट को हम देखें तो एपिफिटिक प्लांट कहेंगे। इसको लाभ क्या मिल रहा है? मान लीजिए दिस इज मेन स्टेम, ये मुख्य तना है, और ये दूसरे प्लांट का तना है। ध्यान से समझिएगा, ये प्लांट दूसरा है और ये प्लांट दूसरा है, और यह प्लांट कौन सा है? ऑर्किड का पौधा। कौन सा पौधा है? ऑर्किड प्लांट। इसमें स्पेशली रूट्स पाई जाएगी जो अधिपादप एपिफिटिक कंडीशन शो करता है। आपने देखा भी होगा आम, महुआ, क्लियर, बरगद, पीपल, ऐसे प्लांट में बांदा का नाम सुना होगा। बांदा एक प्रकार का प्लांट है जिसे हम ऑर्किड प्लांट कहते हैं। इसी का इंग्लिश टर्म ऑर्किड प्लांट है, जो एक फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली का नाम है ऑर्किडेसी फैमिली। अब इसकी विशेषता देखेंगे। जब यह दूसरे पादपों पर ग्रो करते हैं तो इनको ऊंचाई मिल जाती है। जिस प्लांट पर ये ग्रो करेंगे उसके अमाउंट की ऊंचाई मिलती है, जिसके कारण इनको सनलाइट ज्यादा मिलती है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी यह ऑर्किड पौधा इस स्टेम पर ग्रो तो कर रहा है, परंतु इस तने से यह पोषण प्राप्त नहीं करेगा। यह स्वतः फोटोसिंथेसिस करेगा और अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को स्वतः निर्मित करेगा। और इसकी स्पेशलिटी सुनिएगा, इसमें एक जड़ पाई जाती है जिसे हम हैंगिंग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगिंग रूट। हैंगिंग रूट मतलब मान लीजिए यहाँ पर तना है तो इससे लटकी हुई जड़ें पाई जाएंगी, जिसे हैंगिंग रूट कहते हैं। जनरली अगर हम किसी सामान्य रूट का टीएस सेक्शन काटे तो टीएस सेक्शन में एपिब्लेमा दिखाई देता है, देन उसके नीचे कॉर्टेक्स दिखाई देता है, और देन उसके इंटरनल पोर्शन में जाइलम, फ्लोएम और बंडल शीथ दिखाई देता है, जिसे वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। कान खोलकर सुनेंगे इस बात को, और अडाप्टेशन में समझा दूंगा, बट ये डीप बात सुन लीजिए। बांदा के पौधे में, ऑर्किड प्लांट में हैंगिंग रूट पाई जाती है। अब हम इन दो प्रकार की रूट मान लेते हैं, एक सामान्य जड़ है और यह एक हैंगिंग रूट है। दिस इज जर्नल रूट, ध्यान समझिएगा, एंड दिस इज हैंगिंग रूट। तो पहले जर्नल रूट का टीएस सेक्शन काट देते हैं।
हमने अगर इसका टीएस सेक्शन काटा तो हमें सबसे बाहर, ठीक है, इपीब्लेमा दिखाई देगा। दिस इज इपीब्लेमा। ये क्या है? इपीब्लेमा है। देन इसके बाद कॉर्टेक्स दिखाई देगा और देन इसके बाद वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा, जो किनारे से बंडल शीट से कवर्ड होगा, ऊपर जाइलम और नीचे क्या होगा? फ्लोएम होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम, ठीक है, हैंगिंग रूट का टीएस सेक्शन काटते हैं तो हमें कुछ विशेषता दिखाई देगी। इधर देखें, हैंगिंग रूट के टीएस सेक्शन में सबसे बाहर इपीब्लेमा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इपीब्लेमा, जो दोनों में कॉमन है, वहां भी थी और यहाँ भी है। इपीब्लेमा और इपीडर्मिस में क्या अंतर है? एनीवन, कोई बताएगा? व्हाट डिफरेंस बिटवीन इपीब्लेमा एंड इपीडर्मिस? Epidermis is outermost cell of the part of stem and leaf, but epiblema is outermost cell of only root. समझ में आ रहे? पत्ती तथा तने की बाह्य संरचना वाली कोशिका को इपीडर्मिस कहते हैं, जबकि जड़ के बाह्य संरचना वाली कोशिका को क्या कहते हैं? इपीब्लेमा कहते हैं। अब मेन अंतर देखिए, एपिडर्मिस में रूट हियर नहीं पाए जाते हैं, परंतु एपिब्लेमा में क्या पाए जाते हैं? रूट हियर पाए जाते हैं। दिस इज रूट हियर। ये कौन सा पोर्शन है? रूट हियर है। मैं आपको एनाटॉमी में ले जा रहा हूं, बट जल्दी वापस ले आऊंगा, परेशान ना, हम किसी पादप के बीच संबंध पढ़ रहे। तो रूट हियर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस होगी। देन उसके बाद हमने यहाँ दिखाया ये कॉर्टेक्स होगा, देन क्या होगा? वैस्कुलर बंडल होगा या बंडल शीथ होगा। यहाँ पर इसके नीचे कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाएंगी और वो 2 से 3 परतों में होती हैं, यानी उसके नीचे कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाएंगी जो 2 से 3 परतों में होती हैं, लेयर्स में होती हैं। 2 ही मैंने दिखाया है। एंड दिस सेल्स इज नोन एज द बिलामेंट टिश्यू। इसे क्या कहते हैं? बिलामेंट टिश्यू या बिलामेंट कोशिका कहते हैं। देन इसके बाद अब स्टार्ट होगा कॉर्टेक्स रीजन। क्या पाया जाएगा? कॉर्टेक्स पाया जाएगा। और देन उसके नीचे क्या पाया जाएगा? वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें और इसमें परिवर्तन दिखाई दिया। इसमें क्या पाया जाएगा? बिलामेंट टिश्यू, और जबकि सामान्य पादपों में बिलामेंट टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब इसे उड़ाएंगे नहीं, नीट का 6 साल का क्वेश्चन बन चुका है। Filament tissue is present in only the root section of the orchid plant. अब कार्य क्या है? जड़, अगर प्लांट देखे, तना यहाँ पर है ऊंचाई पर, जड़ लटकी हुई है, तो क्या मृदा के संपर्क में है? जोर से बोले, मृदा के संपर्क में है। और अगर कोई भी रूट और रूट हियर सॉइल के टच में नहीं है तो उसे वाटर कैसे मिल रहा है? सोचने वाली बात है ना। जब तक जड़ मृदा के संपर्क में नहीं है, मैंने आपको कहा कि ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट उस पादप से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? बस इसी टिश्यू के कारण। यह टिश्यू विशेष होता है जो हमारे इन्वायरमेंट की नमी को अवशोषित कर लेता है और इस प्लांट रूट को मुख्य रूप से न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। फटाफट इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। अधिपादप लिखे, आर्किडेसी कुल के कुछ पादप। आर्किडेसी गलत नहीं लिखेंगे, मैं जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार आप मुझे घूमकर देख रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदी में कंफ्यूज हैं। आर्किडेसी कुल के कुछ पादप दूसरे पादपों के तनों पर उत्पन्न होकर, दूसरे पादपों के तनों पर उत्पन्न होकर अधिपादप के रूप में कार्य करते हैं। अधिपादप के रूप में कार्य करते हैं। फुट जंप करके लिखेंगे, ये पादप दूसरे पादपों के साथ, ये पादप दूसरे पादपों के साथ तने पर विकसित तो होते हैं। ये पादप दूसरे पादपों के साथ तने पर विकसित तो होते हैं, परंतु तने पर विकसित तो होते हैं परंतु उस पादप से पोषण ग्रहण नहीं करते, परंतु
उस पादप से पोषण ग्रहण नहीं करते। तो आपके ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम आपके घर जाएं परंतु आप हमें नाश्ता भी ना कराएं, पानी भी ना पिलाएं, तो हम आपके घर जाएं क्यों? मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ पा रहे हो? टच क्या रहे हो? मैं आपके घर जाऊं और आप हमें नाश्ता पानी भी ना कराएं तो मैं क्यों पगला गया हूँ आपके घर दौड़े जाऊं? जब ये प्लांट देखिए, अधिपादप ऑर्किड फैमिली के प्लांट्स जब दूसरे पादप के तने से पोषण नहीं ग्रहण करते हैं तो ये उगते क्यों हैं? अब आंसर सुनेंगे। इसलिए उगते हैं क्योंकि ये दूसरे स्थान पर ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं और अधिक सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरा, जब इनको ऊंचाई मिल जाती है तो इनकी रूट हैंग कर जाती है, हैंगिंग रूट लटकी हुई होती है और ये आसानी से इन्वायरमेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी जब तक रूट हैंग नहीं करेगी तब तक वह इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इनमें सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती। तो आंसर मिला सभी को। मैं आपके घर गया और आपने ठीक है मुझे नाश्ता नहीं कराया परंतु 2 500 के नोट हमारे जेब में रख दिए। मैं इसीलिए आपके घर जाता हूँ कि बाहर जाकर नाश्ता कर लूंगा। फटाफट लिखिए इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, आर्किडेसी कुल के पादपों में हैंगिंग रूट, लटकने वाली जड़ें, हैंगिंग रूट ब्रैकेट में लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं। हैंगिंग रूट ब्रैकेट में लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं जिनमें बिलामेन टिश्यू, हैंगिंग रूट ब्रैकेट में लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं जिनमें बिलामेन टिश्यू, बिलामेन टिश्यू पाए जाते हैं, बिलामेन टिश्यू पाए जाते हैं जो वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकते हैं। बिलामेन टिश्यू पाए जाते हैं जो वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकते हैं, वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकते हैं। ये पहला कारण हुआ। दूसरा लिखेंगे, अधिपादप अधिक ऊंचाई पर विकसित होकर, अधिपादप अधिक ऊंचाई पर विकसित होकर, अधिक ऊंचाई पर विकसित होकर अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। दिस इज एपिफिटिक प्लांट, अधिपादप। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे टॉपिक, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। इसका पहला प्रकार क्या था, अधिपादप। ये वाला डायग्राम बना लेंगे, ऑर्किड प्लांट्स, क्लियर। एंड दिस इज हैंगिंग रूट, फास्ट बनाएं। बन गया। पहला आपका अधिपादप है, सेकंड हेडिंग डाल देंगे। अधिपादप के बाद में दूसरा पादप क्या होगा, साहिल। पादप के बीच पारस्परिक संबंध में दूसरा पादप क्या होगा, पढ़ा चुका हूं तभी मैं पूछ रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़ाया हुआ नहीं पूछा जाता है, 25 सत्र में नहीं पढ़ाया हूं। समझ पा रहे हो मैं बोल क्या रहा हूं। दूसरा क्या होगा, परजीवी पादप। हेडिंग डाल लेंगे सेकंड, परजीवी पादप।
याद आया? परजीवी पादप, सब बजरंग बली हो याद कराना पड़ता है। परजीवी पादप, पैरासिटिक प्लांट। पर मीन्स होता है दूसरे पर मीन्स क्या होगा? दूसरे पर। अगर हम शब्दों का डिफरेंशिएशन करें, और जीवी मीन्स जीवित रहने वाले, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पादपों पर जीवित रहते हो। These plants are known as the parasitic plants or the परजीवी पादप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले बताया कि जो पादप दूसरे पर ग्रो करे परंतु उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ना करे, तो अधिपादप। ऐसे प्लांट्स जिनमें तना, पत्ती, जड़ जैसी संरचना ना हो, एक लंबा सा ठीक है टेंडिल पार्ट हो, स्ट्रक्चर हो, और फिर वो डायरेक्टली दूसरे प्लांट के साथ जुड़ा हो किसी विशेष संरचना के द्वारा, लाइक हाउस्टेरिया का फॉर्मेशन हो जाए, और यह हाउस्टेरिया से उन पादपों में न्यूट्रिशन जाता रहे, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी ना करे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी ना करे, जो प्लांट न्यूट्रिशन बनाए उसे अवशोषित करे, तो ऐसे पादप को हम क्या कहेंगे? परजीवी पादप। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे नालायक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो दूसरों के बने हुए भोजन को खाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। एक प्लांट सभी ने देखा होगा, दिस प्लांट इज कस्कूटा, जिसे हिंदी में अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर बेल। एक लता होती है जो दूसरे पादपों को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, परंतु इस अमर बेल जैसी लता में तना जैसी संरचना तो है, परंतु पत्ती व जड़ जैसी कोई संरचना नहीं दिखाई देती। इसके डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक पूर्ण परजीवी होगा, दूसरा अपूर्ण परजीवी होगा। एक पूर्ण, सुन लीजिए, पूर्ण स्तंभ परजीवी होगा, दूसरा पूर्ण मूल परजीवी होगा, तीसरा अपूर्ण स्तंभ परजीवी होगा, और चौथा अपूर्ण मूल परजीवी होगा। यानी ये 4 भागों में बंट जाएगा। तो देखेंगे, प्रकृति के कुछ पादप पूर्णतया पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति के कुछ पादप पोषण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी पादप कहते हैं। इसलिए इन्हें परजीवी पादप कहते हैं। छोड़कर लिखेंगे, परजीवी पादप। परजीवी पादप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहां हम डिटेल नहीं लिखेंगे, केवल चार्ट बनाएंगे। परजीवी पादप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब मेरे साथ आप लिखते रहेंगे, जो कुछ भी लिखना है इसी चार्ट पर लिख लेंगे। समझ गए ना? समय को ध्यान रखते हुए। परजीवी पादप कितने प्रकार के हो जाएंगे? जोर से बोले। पहले 2 प्रकार के हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? पहला हो जाएगा पूर्ण परजीवी, और दूसरा अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी। अब डिवीजन देखिए, इसके बाद में दोनों समझ में आ रहे हैं। पूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी सबसे क्लियर है। ऐसे पादप जो दूसरे पादपों पर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। अगर एक शब्द है अमर बेल, मैंने उसका सत्यानाश करके देखा है। अमर बेल जहां पर उगी हो, दूसरे प्लांट को काट दीजिए, वो पहले ही अमर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? मतलब समझ पा रहे हो? यानी अमर होने का मतलब वह कभी सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूर्ण परजीवी है। मीन्स उसका जो हाउस्टेरिया है ये कंप्लीट न्यूट्रिशन को सक करता है। और अगर हम मैंगो के प्लांट पर वो ग्रो की है, मैंगो को काट देते हैं तो भी डेड हो जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट हैं, ध्यान से सुनेंगे,
जो दूसरे पादपों से आंशिक रूप में न्यूट्रिशन लेते हैं परंतु कंप्लीट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ऐसे पादपों को अपूर्ण परजीवी कहा जाता है। अब ये भी दो भागों में बांट जाता है। पहला प्रकार देखिए, अगर कोई पादप स्तंभ पर ग्रो करेगा तो अपूर्ण स्तंभ परजीवी कहलाएगा। स्तंभ मतलब these plants are grow in the part of stem, ये तने पर ग्रो करेगा। अगर कोई पादप जड़ पर ग्रो करता है तो इसे पूर्ण मूल परजीवी कहेंगे। मेरी बात समझ गया ना? तो पहला क्या हो जाएगा? पूर्ण स्तंभ परजीवी। और दूसरा हो जाएगा पूर्ण मूल परजीवी। ये दोनों समझ में आया? देन इसी प्रकार अगर आंशिक रूप में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट स्टेम पर ग्रो करेंगे तो अपूर्ण स्तंभ परजीवी। अगर ऐसे पौधे तने की जगह पर मूल पर ग्रो करेंगे तो अपूर्ण मूल परजीवी। तो ये भी दो भाग में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल होगा। गठवा और इंगूदी एक और है रेफ्लेसिया। गठवा, इंगूदी, रेफ्लेसिया ये पूर्ण मूल परजीवी के उदाहरण होंगे। अपूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण होगा डिस्कम एल्बम। जल्दी करें। बन गया? देखिए मैं इसे लिखा क्यों नहीं रहा हूं, इसका कारण है ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, बट इसलिए मैंने लिखा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं। आप चार्ट पे ही पूरा समझ पा रहे हो। पहले तो मैंने बता दिया परजीवी पादप क्या है। ऐसे पादप जो दूसरों पादपों के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करे या मैक्सिमम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? परजीवी पादप। ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिशन द प्लांट्स कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। कितना पोषण वो ग्रहण कर रहे हैं दूसरे पादप से, इसके आधार पर इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहले कौन से होंगे? पूर्ण परजीवी कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स, और दूसरे होंगे पार्सली पैरासिटिक प्लांट्स। तो पूर्ण परजीवी मतलब अगर ये जिंदा रहते हैं तो ये कंप्लीट डिपेंड करेंगे दूसरे प्लांट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मिनरल्स को अवशोषित करने के लिए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए या जल को अवशोषित करने के लिए, इन्हें पूर्ण परजीवी कह दिया जाएगा। कुछ पादप ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कुछ पोषणीय पदार्थों को ग्रहण करने के लिए दूसरे पादपों पर ग्रो करते हैं, इसलिए उन्हें हम अपूर्ण परजीवी पादप कहते हैं। फॉर एग्जांपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी मनुष्य खाता हो, सब अगर किसी के घर में ना बन रहा हो, सब दूसरे के घर से आ रहा हो, तो कैसा है वो? पूर्ण परजीवी।
चाय नाश्ता केवल आ रहे, खाना घर पे बन रहा है तो कैसा हो जाएगा, अपूर्ण परजीवी, क्योंकि चाय नाश्ता वो बना नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि ये प्लांट कहां पर ग्रो कर रहे हैं, इस आधार पर फिर प्लांट को दो भागों में बांट दिया जाता है। अगर कोई पादप किसी दूसरे पादप के तने पर ग्रो करता है तो उसे पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। मैंने जो एग्जांपल अमर बेल का बताया, जो लता पूरे प्लांट के स्टेम के ऊपर लीफ पोर्शन पर ढकी होती है, परंतु वो हाउस्टोरिया की सहायता से अमर बेल का पादप तने से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पूर्ण स्तंभ परजीवी कहेंगे। ऐसे प्लांट जो कंप्लीट न्यूट्रिशन तो सक करेंगे लेकिन वह मुख्य रूप से जड़ पर ग्रो करते हैं, उन्हें हम पूर्ण मूल परजीवी पादप कहते हैं, जिसका 3 बेस्ट एग्जांपल है, गठवा का पौधा, इंगुदी का पौधा और रेफलेशिया का पौधा। आगे देखेंगे। अपूर्ण परजीवी पादप में 2 प्रकार हो जाएंगे। अगर कोई प्लांट पार्सली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे और वह स्तंभ पर ग्रो करेगा तो उसे हम अपूर्ण स्तंभ परजीवी कहेंगे। लाइक बेस्ट एग्जांपल बिस्कम एल्बम का पौधा। और अगर वह मूल पर ग्रो करता है यानी जड़ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण मूल परजीवी, जिसका बॉटनिकल नेम सेंटेलम एल्बम है। हिंदी में इसे चंदन का पौधा कहते हैं। यह दूसरे पादप के मुख्य रूप से मूल पर ग्रो करता है। तो दिस प्लांट इज टाइप्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट यानी परजीवी पादप। अगली हेडिंग डालें, 3rd सहजीवी पादप। सहजीवी पादप, सहजीवी पादप। यहीं पर मेरी इच्छा और है, आगे टॉपिक आएगी सहजीविता, पढ़ा होगा सभी ने, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लेंगे। तो हम यहाँ सहजीवी पादप के साथ साथ सहजीविता यही क्लियर कर ले, वहां पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो सहजीवी पादप के साथ साथ हेडिंग कर लीजिए सहजीविता, ब्रैकेट में सिम्बायोसिस। हाँ, उसी में नोट कर ले, सहजीवी पादप ब्रैकेट में सहजीविता, उसी के ब्रैकेट में लिखें सिम्बायोसिस। पहले हम सहजीवी शब्द को ही क्लियर करते हैं। टाइम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 5:32, 24 हो रहा है, तो अभी 6 मिनट तो है समझौता। चलिए देख लेते हैं सहजीवी शब्द क्या है। हमने सारे शब्दों का डिफरेंशिएशन किया तो इसको भी कर लेते हैं। सा मीन्स होगा साथ साथ, सा मीन्स क्या होगा, साथ साथ। जीवी मीन्स होगा जीवित रहने वाले। पृथ्वी के कुछ पादप दूसरे पादपों के साथ ही जीवित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे पादपों के साथ जीवित रहने का मतलब क्या है, पहला पादप दूसरे पादप को लाभ देता है और दूसरा पादप पहले पादप को लाभ देता है। ऐसे पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। यहीं पर सिम्बायोसिस समझिए। सहजीविता का मतलब ये है, सहजीविता क्या है, एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाए जबकि दूसरा जीव प्रथम जीव को लाभ पहुंचाए, तो यह कंडीशन सहजीविता कहलाता है। इसमें दोनों जीवों को लाभ मिलता है जबकि किसी भी जीव को हानि नहीं होती है। इस प्रक्रिया को, इस कंडीशन को सहजीविता कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे घर में केवल चावल पैदा होता है और कुछ पैदा नहीं होता है। आपके घर में केवल दाल पैदा होती है, चावल पैदा नहीं होता है। 5 क्विंटल चावल हम आपके घर पहुंचा देते हैं और 5 क्विंटल दाल आपसे ले लेते हैं। दोनों की कहानी जारी रहेगी, दोनों को लाभ मिल रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज द सिम्बायोसिस। एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, प्लांट से बाहर निकलकर इन प्लांट को हम डिस्कस करते रहेंगे। आपने एक नाम सुना होगा एल्गी का, सबने सुना है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। दूसरा नाम सुना होगा कवक का, किसका सुना होगा, कवक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजाई, और हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और सुनिएगा, नहीं सुने तो मैं सुना देता हूँ। शैवाल मुख्य रूप से क्लोरोफिल युक्त होते हैं। इनमें तना, पत्ती, जड़ जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कवक के बारे में सुना होगा कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाते। एक शब्द ही बना रखा हूं मैं कि लवक, कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिड इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन फंजाई। तो इनमें लवक नहीं है यानी क्लोरोफिल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड के सभी कवक मृत्युजीवी होते हैं, यानी चूस कर जिंदा रहते हैं, सक करके जिंदा रहते हैं।
चूस कर समझ पा रहे हो, किसी भी पदार्थ के कार्बनिक पदार्थ को जब तक सख्त नहीं कर देते हैं तब तक ये छोड़ते नहीं हैं, इसलिए इन्हें चूसने वाले जीव यानी चूस कर जिंदा रहने वाले जीव कहते हैं। अब दोनों की विशेषता मैंने बता दिया। इन दोनों का जब सिम्बायोसिस बनेगा तो एक संरचना बनेगी, दिस इज नोन एज द लाइकेन। इसे क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। अब आप देखिएगा, इस लाइकेन में पाए जाने वाले कवक के हिस्से को और शैवाल के हिस्से को और कवक के हिस्से को दूसरे नाम से जानते हैं। शैवाल वाला हिस्सा फाइकोबियांट है, जबकि कवक वाला हिस्सा माइकोबियांट कहलाता है। शैवाल का हिस्सा फोटोसिंथेसिस करता है और माइकोबियांट वाले हिस्से को, कवक वाले हिस्से को पोषण देता है, जबकि कवक वाले हिस्से जल तथा खनिज को अवशोषित करते हैं और शैवाल वाले हिस्से को प्राप्त करते हैं। शैवाल किसको लाभ दे रहा है? कवक को। कवक किसको लाभ दे रहा है? शैवाल को। यहां से अगर शैवाल समाप्त करेंगे तो कवक समाप्त हो जाएगा, कवक समाप्त करेंगे तो शैवाल समाप्त हो जाएगा। दिस टाइप एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसे क्या कहेंगे? सिम्बियोटिक एसोसिएशन या सहजीविता कहते हैं। इसी प्रकार एक संबंध और प्लांट और जंतु में पाया जाता है। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रूट नोड्यूल्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। याद है सभी को? पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया अरहर या सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में मूल ग्रंथि में पाया जाता है। आपको याद होगा या नहीं याद है तो सुन लेंगे। ये प्लांट की जड़ से लेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट अवशोषित करते हैं, जबकि उसके बदले में ये नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को प्राप्त करते हैं। यह सहजीविता का उदाहरण है। तो हम इसकी शुरुआत कल करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए सहजीवी पादप। पहले हम सहजीवी पादप पढ़ लेंगे, फिर हम सहजीविता क्या है यहीं पर क्लियर कर लेंगे। SW मैंने आपको पहले दे रखा है, बंद करें। SW हमने आपको पहले ही दे रखा है, तो SW आपको देना नहीं है।